बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रोज में अ गर्ल विद बास्केट और इस लेसन के ऑथर हैं विलियम सी डगलस। तो विलियम सी डगलस के बारे में जानते हैं कि वह कौन थे। तो विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वह भारत के भ्रमण पर आए हुए थे। वह भी उस समय आए थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोग भारत से पाकिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। भारत से प्रेम करने वाले जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे वह पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। उसी समय वह भारत की यात्रा पर निकले हुए थे। भारत की संस्कृति को जानना चाहते थे, भारत के रहन सहन को जानना चाहते थे, इसलिए वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मिलती है उनसे, जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष की होती है और वह उसके संस्कार से, उसके रहन सहन से इतने प्रभावित होते हैं कि वह अपने इस पाठ का नाम उसी के नाम से नामकरण कर देते हैं। नाम भले ही नहीं जानते हैं, जिस हालात में उसको देखते हैं उसी हालात में उसका नाम रख देते हैं अ गर्ल विद बास्केट, यानी टोकरी वाली लड़की। अब ऐसा क्यों कहते हैं अ गर्ल विद बास्केट? तो आइए इस पाठ में हम अध्ययन करते हैं कि वह उस लड़की से किस प्रकार से प्रभावित होकर के इस पाठ का नामकरण जो टाइटल है अ गर्ल विद बास्केट रखा। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो पाठ दे रहा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई यानी लेखक, हैड लेफ्ट करें लेखक कि मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालय यानी मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था, या मैंने हिमालय के लिए अपनी यात्रा दिल्ली से प्रारंभ कर चुका था। करें कि आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on 6,000 feet ridge opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas। तो कह रहे हैं कि I had left New Delhi for the Himalayas। I had left मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए, यानी मैं हिमालय के लिए दिल्ली से रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज इसका मतलब होता है तक, बरेली यानी मैं बरेली तक जा रहा था, बाई ट्रेन से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत और उसके पश्चात कार से मैं रानीखेत जा रहा था। अब रानीखेत के बारे में बता रहे हैं कि रानीखेत क्या है। कह रहे हैं कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो रानीखेत के बारे में कह रहे हैं कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन एक बहुत पुराना अंग्रेजों के सेनाओं का पहाड़ी पर स्थित एक छावनी था। कह रहे हैं लोकेटेड जो स्थापित था, स्थित था, ऑन अ 6,000 फुट यानी 6,000 फुट के रिज यानी फैलाव में, रिज मतलब कतारबद्ध होता है, तो रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच यानी जो 120 माइल के स्ट्रेच फैलाव में आप स्नो कैप्ड हिमालय की, हिमालय जो 120 माइल के फैलाव में पसरा हुआ था, जो बर्फ से ढका हुआ था, उसी के ठीक सामने यह रानीखेत जो ब्रिटिश आर्मी का एक तरह से छावनी था, करें कि वहीं पर वह जा रहे थे। आगे कह रहे हैं कि द ट्रेन वाज स्लो, कह रहे हैं कि जिस ट्रेन पर मैं चढ़ा हुआ था, द ट्रेन वाज स्लो बिल्कुल वह धीरे धीरे चलने वाली थी, यानी पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन, कह रहे हैं कि एंड इट स्टॉप्ड यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन कि रास्ते में या मार्ग में पड़ने वाली हर एक जितने भी ठहराव थे, स्टेशन थे, हर स्टेशन पर वह ट्रेन रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप और करें प्रत्येक ठहराव पर, हर एक जो स्टेशन पड़ते थे और स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुक जाती थी,
करें आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल देता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट माने डिब्बा यानी रेल का डिब्बा, कि मैं जिस डिब्बे में सवार था उस डिब्बे के करें कि डोर को स्वंग ओपन खोल देता था, एंड वॉक्ड और टहलने लगता था द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर। तो लेखक का कहना है कि जैसे ही ट्रेन रुकती थी वह वैसे ही अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलते थे और आकर के प्लेटफार्म पर टहलने लगते थे। अब टहलने का आशय था क्योंकि वह भारत भ्रमण पर निकले हुए थे और भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के विचार, भारत की जो भी सिविलाइजेशन थी, इन सारे चीज़ों के बारे में वह जानना चाहते थे। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से बात करके उनके संस्कार, उनके हाव भाव, उनके चाल चलन, सब चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। इसीलिए वह प्लेटफार्म पर जाकर के टहलते थे ताकि लोगों से बात कर सकें। तो दे रहा है कि द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हॉकर्स, कि जो प्लेटफार्म से जितने भी प्लेटफार्म पर लेखक उतरते थे और घूमते थे तो प्लेटफार्म पर उन्होंने पाया कि तमाम सारे लोग यानी पैक्ड, भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग रहते थे। और वे लोग कौन कौन से थे? करें सिख समुदाय के लोग थे, मुसलमान, हिंदू, जो सोल्जर यानी जो सिपाही या सैनिक थे, मर्चेंट करें जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, प्रिस्ट पुजारी थे, पोर्टर कुली थे, बेगर और भीख मांगने वाले यानी भिखमंगे थे, और हॉकर और फेरी वाले यानी जो सामान घूम घूम करके बेचते हैं वह हॉकर यानी फेरी वाले भी थे। फिर करें आलमोस्ट, आलमोस्ट माने लगभग, एवरीवन हर एक व्यक्ति वाज बेयरफुट नंगे पांव था, यानी जितने लोगों को उन्होंने स्टेशन पर देखा, प्लेटफार्म पर देखा, उसमें से अधिकांशतः लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि नंगे पांव थे, यानी देयर वर नो शूज और स्लीपर्स इन देयर फीट, कि उनके पैरों में न तो चप्पल थे न तो जूते थे, लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और लगभग सभी लोग ड्रेस्ड पहने हुए थे लूज ढीला ढाला वाइट सफ़ेद रंग का गारमेंट यानी पोशाक, सभी लोग लगभग सफ़ेद रंग के ढीले ढाले पोशाक पहने हुए थे। अब लेखक का कहना है कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, कह रहे हैं कि इससे कि पहले मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाता जो अंग्रेजी बोलता था, तो उस अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ढूंढने से पहले कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ी। अब क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि द राइटर वाज एन इंग्लिश मैन एंड ही कुड ओनली स्पीक इंग्लिश, सो ही वांटेड टू फाइंड आउट ए पर्सन हु कुड स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक टू हिम, कि जो अंग्रेजी बोल सके और उनसे केवल अंग्रेजी में बात कर सके, इसीलिए वह ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे कि जो उनसे अंग्रेजी में बात कर सके। इसीलिए उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए लगभग कह रहे हैं उन्हें 3 लोगों से बात करनी पड़ी। इस 3 लोगों के से बात करने के पश्चात उन्हें वह व्यक्ति मिला जो उनसे अंग्रेजी में बात कर सकता था और जिससे वह अपनी जो भी बात थी वह शेयर कर सकते थे, बात कर सकते थे उससे। आगे कह रहे हैं कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, तो जब वह व्यक्ति मिल गया जो उनसे अंग्रेजी में बात कर सकता था, तो कह रहे हैं कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने सांसारिक मसलों पर बात किया, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक बड़े से बड़े टॉपिक, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी उस दिन उत्पन्न हुए जो बड़े से बड़े समाचार थे, बड़े से बड़े जो भी मसले थे जो समाचार से संबंधित थे, उन सभी मसलों पर कह रहे हैं कि हम लोगों ने बात किया। मतलब कि सांसारिक मसलों पर भी उन लोगों ने बात किया, उस दिन का जो बड़ा से बड़ा समाचार था उस समाचार पर भी उन लोगों ने वार्ता किया। अब ये बात करने का कारण क्या था? कह रहे हैं कि इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि मैं राष्ट्र के लोगों की जो पल्स यानी नब्ज थी, उस नब्ज की भावनाओं को या लोगों की भावनाओं को मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अब क्यों जानने की कोशिश कर रहे थे? कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि जितने भी यानी ऑफिशियल एटीट्यूड यानी जितने भी सरकारी दृष्टिकोण थे, रिपोर्ट्स थे, और जो जनता के
जो सुझाव थे, विचार थे, उन जनता के विचार और सरकारी जो दृष्टिकोण और जो रिपोर्ट थे, इन रिपोर्टों की वह तुलना कर रहे थे और तुलना करके लोगों की भावनाओं को और देश के जो सरकारी आंकड़े थे उन सभी चीज़ों को मिला करके जानने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की भावनाओं को भी जानने की कोशिश कर रहे थे। तो दे रहा है द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। रूट माने मार्ग, ले माने गुजरा हुआ था, थ्रू माने से होकर, रिचेस्ट मतलब समृद्धशाली यानी उपजाऊ, एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषि और एरिया माने क्षेत्र। यानी जिस मार्ग से ट्रेन जा रही थी वह मार्ग कह रहा है कि भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरा हुआ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह जो क्षेत्र था कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर यानी गंगा के ऊपरी भाग थे, मैदान थे, और यह मैदान 1000 फीट एबव लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। सी लेवल यानी समुद्र का जो पानी का सतह होता है, समुद्र के पानी के सतह से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर यह जो गंगा के ऊपर मैदानी भाग था यह स्थित था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय उसे कहते हैं जहाँ खूब वर्षा होती हो और अत्यधिक गर्मी भी पड़ती हो, उस जगह को ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो यह एरिया भी उष्णकटिबंधीय था। अब कह रहे हैं कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यानी इस समय गंगा का पानी बिल्कुल भूरे रंग का था, और सिल्ट उसमें बहुत ही रेत दिखाई दे रहे थे, यानी रेत के कारण भूरे कलर की दिखाई दे रही थी। उसमें बाढ़ लगभग आई हुई थी। बरसात के मौसम में नदियों का जो जल होता है इसी तरह भूरे रंग का दिखाई होता है, क्योंकि मिट्टी के कटान के कारण उसमें अत्यधिक भूरापन आ जाता है। तो वही कहना है कि गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, इस समय गंगा नदी भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। सोलेन, सोलेन मतलब होता है उफनी हुई, विद फ्लड वाटर, यानी बाढ़ के पानी से वह बहुत उफनी हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी उसमें आया हुआ था। और इट्स ओवरफ्लो, और इस गंगा नदी के ओवरफ्लो यानी ऊपरी बहाव ने इनअंडेटिंग करा ढक लिया था 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, यानी हजारों एकड़ चावल के खेती को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया हुआ था। यानी धान की जो खेती थी लगभग हजारों एकड़ वह इसके गिरफ्त में आ गई थी, लगभग डूब चुकी थी। अब करें टू द नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में वर जंगल, यानी जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबराज। कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में जंगल थे, और वह भी जंगल कह रहे हैं कि वह बहुत बड़े बड़े घास थे जो मनुष्य के यानी आदमी के सिर के ऊंचे ऊंचे थे, और एक्सपेंसेज बहुत अत्यधिक फैलाव में थे। और फैलाव क्या दे रहा है कि अनब्रोकन जो अटूट थे, मतलब कहीं भी उनका समापन नहीं दिखाई दे रहा था। एक्सेप्ट यानी अतिरिक्त, फॉर इन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, यानी कहीं कहीं पेड़ों की उसमें झुरमुटें दिखाई देती थी, और उन झुरमुटों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था, केवल हर जगह घास ही घास, वह भी मनुष्य के सिर से ऊंचे ऊंचे दिखाई देते थे। अब ये दिखा रहा है कि द होम ऑफ टाइगर्स, कि जो ये बड़े बड़े घास थे यह टाइगर के घर थे, एलिफेंट हाथियों के घर थे, पाइथन अजगर के घर थे, कोबरा और जो विषैला नाग होता है, इन सभी जीव जंतुओं का ये एक तरह से आशियाना था, घर था। इसमें यह बहुत ही अच्छे तरह से निवास करते थे, क्योंकि कोई उसमें उनको देख नहीं सकता था। अब दे रहा है कि एवरीवेयर, हर एक जगह, एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन। और कह रहा है हर एक जगह देखने पर यही प्रतीत होता था कि देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, यानी जो समतल यानी जो मैदानी भाग हैं, रनिंग फैला हुआ है, टू द हॉरिजन यानी क्षितिज तक। क्षितिज का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर आसमान और ज़मीन आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हीं को हॉरिजन यानी क्षितिज कहा जाता है। वही कह रहे हैं देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जो मैदानी भाग है और आसमान है दूर तक फैले हुए हैं और आपस में मिल रहे हैं।
फिर कह रहे हैं बट डॉटेड, लेकिन कहीं कहीं यानी बिंदुवार, हियर एंड देयर, कहीं कहीं, बाय द सैक्रेड बैनियन, सैक्रेड माने पवित्र, बैनियन मतलब बरगद का पेड़, आर बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और कह रहे हैं कहीं कहीं उसी में बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे, कहीं बरगद के पेड़, कहीं पाकड़ के पेड़ों की कतारें दिखाई दे रही थीं, शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनके जो आकार थे वह एल्म की वृक्ष के समान थे, और हैविंग थिक, थिक माने घना मोटा, ट्विस्टेड मतलब ऐंठा हुआ मुड़ा हुआ, ट्रंक माने तना, और उनके तने आपस में जैसे लग रहा था लिपटे हुए, ऐंठे और मुड़े हुए हैं। तो अब दे रहा है कि हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा से गर्म और आर्द्र यानी नम हवाएं बह रही थीं, यानी गर्म और नम हवाएं दक्षिण और पश्चिम दिशा से बह रही थीं। मंकीज कह रहा है कि कुछ बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जो उसमें कुछ मादाएं मतलब बंदरियाएँ थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग, अपने बच्चों को चिपका करके, टू देम अपने से, राइडिंग अंडरनीथ यानी नीचे लटका करके, यानी चिपका करके नीचे लटकाए हुए, स्वंग ऑफ ट्रीज कह रहा है कि पेड़ों से कूदती थीं, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन खोजने के लिए या भोजन की तलाश में, लुक फॉर मतलब ढूंढना। कह रहा है कि द विलेजेज, जिन गांवों से होकर के, अब गांव के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जिन गांवों से होकर के वे लोग गुजरे थे, ट्रेन आई थी, अब उन गांव को उन्होंने देखा तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि द विलेजेज वी पास्ड, जिन गांवों से हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स, उनके जो दीवाल थे, मेड ऑफ मड, कह रहा है कि मिट्टी के बने हुए थे, मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, यानी पानी और गोबर के मिक्स से वह मिट्टी के बने हुए दीवाल थे, यानी वह जो दीवार था मिट्टी, गाय का गोबर और पानी के मिक्स से बना हुआ वह दीवार था। देयर पीक्ड रूफ, और कह रहा है कि उन घरों की जो एकदम ऊपरी जो चोटी थी, छत थी, कह रहा है कि वर थैच्ड बंडल, कह रहा है कि थैच्ड मतलब एक तरह से फैला हुआ, और बंडल मने होता है गठरी ऑफ ग्रास, घासों के, टाइड टू बम्बू पोल स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, यानी उनका कहना है कि जो उन घरों की पीक्ड यानी सबसे ऊंचली यानी नुकीली जो छतें थीं, वर थैच्ड बंडल, कह रहा है घास फूसों के बंडल से, यानी जो बंडल बांध करके बम्बू जो बांस के पोल पर स्ट्रेच्ड फैलाया गया था, एक क्रॉस द राफ्टर, बल्लियों के सहारे। तो जिन घरों को उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि उनके जो घरों के जो छत थे, उस छतों पर घासों के बंडलों को बांध करके बांस के सहारे और बल्लियों के सहारे फैलाया गया था, उनके नुकीले भाग उस घास और फूस के बने हुए थे। दैट डे, कह रहे हैं कि उस दिन, द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, कह रहे हैं कि उस दिन मैंने यह भी देखा कि जो पंपकिन वाइन, जो कद्दू की लताएं थी, यानी जो काशी फल यानी कद्दू की जो लताएं थीं, दैट ग्रीव ओवर जो फैली हुई थी, देम उनके ऊपर, वर इन ब्लूम और उसमें फूल भी लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, करें ट्रेलिंग लटकी हुई थी, स्टिक माने धारीदार, ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाल, कि जो ड्रैब वाल थे मतलब मटमैली जो दीवारें थीं, उन दीवारों के ऊपर जो इस पंपकिन के जो वाइन यानी लताएं थीं, बेलें थीं, जो लटकी हुई थीं और लटकने के कारण स्ट्रिक्स, कह रहा है कि बिल्कुल धारियों के समान दिखाई दे रही थीं, ओवर ड्रैब वाल यानी उस मटमैली दीवारों पर। तो इस प्रकार पार्ट 1 समाप्त होता है। अब पाठ का जो शेष भाग बचा हुआ है उसको अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।